हाँ, ये बच्चों अगला टॉपिक कवर करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि विषम संख्याओं का योग तक कंप्लीट कर लिया था कि अगर n क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका योग n का वर्ग होता है। अगला टॉपिक है कि क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो ये क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग का मतलब क्या है? यहाँ पर बच्चों ये इस नियम के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी विषम संख्या का वर्ग है एक के बाद अगली विषम संख्या क्या है बेटा? 3। तो जो 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग बच्चों कितना होता है? 9। तो इस 3 के वर्ग को क्या हम क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं क्या? तो 9 को हम लोग 4 धन 5 लिख सकते हैं। तो देखिए 4 और 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं और विषम संख्या क्या है? 3। तो जो विषम संख्या का वर्ग है उसको हम 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी नियम को हमें समझाना है इस टॉपिक में। तो अब 3 के बाद मान लीजिए अगली विषम संख्या 5 का वर्ग कितना होगा बेटा? 25। तो 5 के वर्ग 25 को हम किन 2 संख्याओं क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं? जरा गस करके बताइए। तो 12 और 13 का योग करेंगे तो 25 आ रहा है। अब बच्चों उम्मीद देखते हैं कि ये इसको क्या किसी नियम के तहत लिख सकते हैं क्या, जिससे हमें अगर कोई बड़ी विषम संख्या का वर्ग हो और उसको भी हमें अगर योग के रूप में लिखना हो तो हम आसानी से लिख पाए। एक नियम कोई बन रहा है क्या? अब देखिए जरा बच्चों, ये जो 12 है, इस 12 को हम 5 का वर्ग ऋण 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। देखिए जरा, 5 विषम संख्या थी, 5 का वर्ग 25 में से 1 घटाया 24 में से 2 का भाग दे दिया, 12 आ गया बेटा। अब 13 में देखिए, 13 को हम क्या 5 का वर्ग धन 1/2 इस रूप में लिख सकते हैं क्या? 5 का वर्ग किया 25, 1 जोड़ा 26/2 13। तो यहां पे एक नियम ये बनता नजर आ रहा है कि अगर मान लीजिए n कोई विषम संख्या है तो उसका वर्ग, तो n कोई विषम संख्या है तो जो उसका वर्ग आएगा वो 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के रूप में उसके वर्ग को हम व्यक्त कर सकते हैं। और व्यक्त करने के लिए जो ये योग आएगा यहाँ पे, इस योग को हम n² - 1/2 और n² + 1/2 इस रूप में इसको लिख सकते हैं। तो हमें ये पता चल जाएगा कि किसी विषम प्राकृतिक संख्या का जो वर्ग है वो किन 2 क्रमागत संख्याओं का योग है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए हम 7 का वर्ग लिखते हैं, तो 7 का वर्ग कितना होगा बेटा? 49 होगा। तो अब इसी नियम के तहत जरा 7 को यहाँ पे पुट करें। 7 का वर्ग 49 में से 1 घटाया 48 का आधा किया, कितना आया बेटा? 24। और उसके बाद उसी तरह से 7 का वर्ग किया 49 में 1 जोड़ा 50 और 50 का फिर आधा कर दिया 25, और 24 और 25 का योग देखिए बच्चों 49 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये नियम तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि 2 क्रमागत विषम किसी भी विषम संख्या का जो वर्ग है उसको हम 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। और उसके लिए जो जनरलाइज फॉर्म में जो नियम है वो क्या है? अगर n मान लीजिए, n यहाँ पर क्या है बेटा? n एक है विषम संख्या, इसको याद रखना है। ये नियम केवल विषम संख्या के साथ ही लागू हो रहा है। तो अगर किसी विषम संख्या का जो वर्ग है उसके योग को हम 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के रूप में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। अब प्रश्न आपके सामने आएगा कि भाई हम आपको दिए दे रहे प्रश्न, आपको करना क्या है कि मान लीजिए 17 का वर्ग है, 17 के वर्ग को आपको 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। ऐसा आपके सामने प्रश्न आएगा तो आप बस क्या करेंगे? 17 का वर्ग में 1 घटाएंगे, 2 से भाग देंगे, उसके बाद फिर 17 के वर्ग में 1 जोड़ के फिर 2 से भाग दे देंगे और 2 संख्याएं आपको मिल जाएंगी क्रमागत, जिनके योग के रूप में हम 17 के वर्ग को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये टॉपिक भी आपका कवर हो गया। इसके बाद जो आखिरी टॉपिक बोर्ड में लिखा हुआ है वो ये है कि 2 क्रमागत, शायद नीचे थोड़ा दिख ना रहा, हम पढ़ दे रहे हैं F नंबर, 2 क्रमागत सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। अच्छा, अब 2 क्रमागत सम या विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका अगर हम गुणा करें तो गुणे को आसान बनाया जा सकता है क्या? वो इस नियम में पढ़ेंगे हम लोग और एक नियम का रूप देंगे इसको। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हम 2 क्रमागत विषम संख्याएं लेते हैं, 11, और 11 के बाद अगली विषम संख्या क्या होगी? 13। इसका अगर हमें गुणा करना हो
तो 11 और 13 का गुणनफल हम किस रूप में लिख सकते हैं? अब देखिए जरा, 11 को हम लिखना चाहें तो 12 ऋण 1 लिख सकते हैं, और गुणे 13 को लिखना चाहें तो हम 12 धन 1 लिख सकते हैं। तो अब देखिए जरा, यहां पर हमने 11 गुणे 13 को किस तरह से व्यक्त किया? 12 धन 1 गुणे 12 ऋण 1 और 12 धन 1 के रूप में। तो ये तो एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि a माइनस बी गुणे a प्लस बी, ये किसके बराबर होता है? बीजगणित में पढ़ा है हमने। ये होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब यहां पर a की जगह क्या है बेटा? 12, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग। तो 12 का वर्ग 144 और 1 का वर्ग 1, तो इसका उत्तर जो आ गया वो 143 आ गया। और एक दो उदाहरण करते हैं तो आपको और मजे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपकी बार सम का जोड़ा लेते हैं, 14 गुणे 14 के बाद अगली सम संख्या कौन सी आएगी? 16। 14 और 16 का गुणा करना है अगर, तो क्या कर सकते हैं हम इसमें? देखिए जरा, इसको लिख सकते हैं, हाँ, तो 14 को लिख सकते हैं 15 ऋण 1 गुणे 16 को लिख सकते हैं 15 धन 1। तो अब देखिए जरा, 14 को हमने लिख लिया 15 ऋण 1 और 16 को लिख लिया 15 धन 1, केवल रूप बदला है। हमारा रूप बदलने से हमें क्या लाभ हुआ? अब ये a माइनस बी गुणे a प्लस बी के रूप का हो गया। तो हम इसको बड़ी आसानी से 15 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग लिख सकते हैं। तो 15 का वर्ग बेटा क्या होता है? 15 का वर्ग होता है 225। आज हम मोबाइल को एयरप्लेन मोड में लगाना भूल गए, एरोप्लेन मोड में, इसलिए ये डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए, तो ये हो जाएगा 225 ऋण 1, तो इसका उत्तर आ जाएगा 224। चलिए बच्चों, ये वीडियो अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। और अब इनकी सहायता से आप जो पहली प्रश्नावली है क्लास 8 की, वो आप आसानी से बच्चों लगा सकते हैं। आप होमवर्क में लगा के रखिएगा, जो ना है वो पूछिएगा। आगे डिस्कशन अगले वीडियोस में करेंगे। थैंक यू।